Hello, dear aspirants. बच्चों ये जो सवाल स्क्रीन पे है ना, सर फेज लीड और लैग में हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये शायद इस चैप्टर का सबसे कॉमन डाउट है। मैं हर साल सुनता हूँ कि कब करंट आगे है, कब वोल्टेज पीछे, एल में क्या होता है, सी में क्या होता है, और जैसे ही एलसीआर सर्किट आता है सब मिक्स हो जाता है। बट यू नो व्हाट, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस सेशन के एंड तक ये कंफ्यूजन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। अच्छा, एक बात सोचो, एक सर्किट है, उसमें करंट भी दौड़ रहा है, वोल्टेज भी है, पूरी पावर है उसमें, लेकिन वो कोई पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहा। जीरो पावर कंजम्पशन। अजीब है ना? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इसे कहते हैं वॉटलेस करंट। और क्यों होता है, कैसे होता है, आज हम इस पजल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे एसी वर्सेस डीसी से, बिल्कुल बेसिक्स। फिर मिलेंगे रेजिस्टर से, एसी का सबसे सिंपल दोस्त। उसके बाद इंडक्टर और कैपेसिटर, थोड़े ट्रिकी फ्रेंड्स। फिर इन तीनों को मिलाकर बनाएंगे एलसीआर टीम और देखेंगे रेजोनेंस का मैजिक। और एंड में एसी पावर और ट्रांसफॉर्मर्स को समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक, एसी वर्सेस डीसी, द बिग पिक्चर। यार, सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि एसी को अलग से पढ़ने की जरूरत ही क्या है, डीसी से इतना अलग क्या है इसमें। चलो इस फंडामेंटल डिफरेंस को ही सबसे पहले पकड़ते हैं। स्क्रीन पे देखो, डायरेक्ट करंट यानी डीसी एकदम सीधा सादा है, जैसे एक वन वे स्ट्रीट, बस एक ही डायरेक्शन में चलता जाता है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कोई चेंज नहीं। बट एसी ये थोड़ा मूडी है। ये पहले एक तरफ जाता है, पीक पे पहुंचता है, फिर वापस जीरो पे आता है और फिर पलट जाता है, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, बिल्कुल एक साइन वेव की तरह, ऊपर नीचे। और इसका यही बदलता हुआ नेचर बच्चों, यही इस पूरे चैप्टर की कहानी। तो फिर सोचो, अगर डीसी इतना सिंपल है तो हमारे घरों में एसी क्यों आती है? वाई इज एसी द रियल विनर फॉर पावर ट्रांसमिशन? इसका हीरो है ट्रांसफॉर्मर। देखो, एसी की वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर से हम जब चाहें बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो जब पावर प्लांट से बिजली को दूर शहरों तक भेजना होता है, हम वोल्टेज को आसमान तक स्टेप अप कर देते हैं। हाई वोल्टेज का मतलब लो करंट, और करंट कम हुआ तो जो हीट लॉस होता है ना, I²R लॉस, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए एसी इज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर। चलो अब एसी सर्किट के कंपोनेंट से मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे भोला दोस्त है रेजिस्टर। ये वो कंपोनेंट है जो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई टैंट्रम नहीं। तो रेजिस्टर में क्या होता है? यहां वोल्टेज और करंट पक्के दोस्त हैं, एकदम इन फेज। मतलब जहां वोल्टेज जाएगा करंट उसके पीछे पीछे जाएगा। वोल्टेज पीक पर तो करंट भी पीक पर, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, साथ साथ चलते हैं, और हाँ, एक चीज याद रखो, एसी की वैल्यू तो हर पल बदल रही है, तो हम उसकी एक एवरेज इफेक्टिव वैल्यू यूज करते हैं, जिसे कहते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमारे घरों की 220 वोल्ट सप्लाई वो VRMS ही होती है। ओके, रेजिस्टर तो सिंपल था। अब आते हैं सर्किट के दो ट्रिकी फ्रेंड्स पे, इंडक्टर L और कैपेसिटर C। ये रेजिस्टर जैसे नहीं है, इनकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है, थोड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। चलो इनको समझते हैं। अब ए और सी के फेज डिफरेंस को कैसे समझे, उसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं, फेजर। घबराना नहीं, सिंपल चीज है, बस एक घूमने वाला एरो, एक रोटेटिंग वेक्टर। एरो की लंबाई वोल्टेज या करंट की मैक्स वैल्यू बताती है, और वो किस एंगल पे है वो उनका फेज बताता है। बस इतना समझ लो, ये हमें वोल्टेज और करंट के बीच का रिश्ता विजुअली दिखाता है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, पूरा ध्यान यहाँ। इंडक्टर ये थोड़ा लेजी है, इसमें करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे निकल जाता है, और करंट बेचारा 90 डिग्री पीछे लैग करता है, लैग्स। और कैपेसिटर बिल्कुल उल्टा, ये ओवर ईगर है, यहाँ करंट आगे भाग जाता है, इट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। अब यही कंफ्यूजन होता है, लीड लैग। इसे सॉल्व करने के लिए एक मैजिक वर्ड है, हमेशा याद रखना, सिविल, CIVIL। कैपेसिटर C में करंट I लीड्स वोल्टेज V, हो गया। और इसका उल्टा, इंडक्टर L में वोल्टेज V लीड्स करंट I। बस सिविल याद रखो, लीड लैग का झंझट खत्म। बच्चों, अब स्क्रीन पे जो टेबल आप देख रहे हो, ये इस चैप्टर का सार है, द समरी। मैं सीरियसली कह रहा हूं, प्लीज यहां वीडियो को पॉज करो और इस टेबल को अपने नोट्स में आराम से कॉपी कर लो। एक एक चीज, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों का फेज डिफरेंस, उनकी ऑपोजिशन और उनकी एवरेज पावर सब एक जगह है। देखो, L और C की एवरेज पावर 0 है, यही वॉटलेस करंट का राज है। प्लीज मेक दीज नोट्स केयरफुली। ओके, नोट्स बन गए? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने R, L और C से अकेले अकेले में मुलाकात की।
अब टाइम है इन तीनों को एक साथ एक ही टीम में डालने का, द LCR सीरीज सर्किट। लेट्स सी जब तीनों साथ आते हैं तो क्या हंगामा होता है। और टीम बनते ही एक अजीब सा पैराडॉक्स सामने आता है। इमेजिन करो आपने VR, VL और VC को वोल्ट मीटर से नापा और फिर उनको सिंपल कैलकुलेटर से ऐड कर दिया। पता है क्या मिलेगा? उनका टोटल सम सोर्स वोल्टेज से भी ज्यादा। ऐसा कैसे? मतलब कंपोनेंट वोल्टेजेस का टोटल सोर्स से ज्यादा कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचो इसके बारे में। द आंसर इज फेज। वो तीनों वोल्टेजेस एक टाइम पर पीक नहीं कर रहे हैं, एक आगे है एक पीछे है, इसलिए उन्हें 2+2+2 जैसा ऐड नहीं कर सकते। तो फिर आखिर इनको ऐड करें तो करें कैसे? टोटल ऑपोजिशन कैसे निकालें? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक नया टर्म, इंपीडेंस। सिंबल है Z। इंपीडेंस क्या है? ये LCR सर्किट की टोटल ऑपोजिशन है। ये R, XL और XC का टोटल असर है। और इसका फॉर्मूला देखो स्क्रीन पे। Z इज इक्वल टू √ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा लग रहा है ना? क्योंकि हम यहां नॉर्मल एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं फेजर्स। अब इस LCR सर्किट में एक मैजिकल मोमेंट आता है, एक ऐसी कंडीशन जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। इस कंडीशन में क्या होता है? जो इंडक्टर का ऑपोजिशन है XL, वो कैपेसिटर की ऑपोजिशन XC के ठीक बराबर हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर परफेक्टली कैंसल्स आउट द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर। तो जब XL और XC बराबर हो गए तो इंपीडेंस के फॉर्मूला में XL माइनस XC क्या हो गया? 0। तो Z की वैल्यू क्या बची? सिर्फ R, यानी इंपीडेंस हो गया मिनिमम। और जब सर्किट का टोटल ऑपोजिशन मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। बूम! इस चार्ट को देखो, यही दिखा रहा है। एक खास फ्रीक्वेंसी पर, जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, करंट रॉकेट की तरह ऊपर जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। पता है, आपका FM रेडियो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब आप नॉब घुमाते हो, आप रेजोनेंस सेट कर रहे होते हो। ओके, सर्किट की थियरी हो गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये AC पावर आखिर हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है? लेट्स टॉक अबाउट AC पावर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। DC में पावर का फॉर्मूला सिंपल था, P = VI। लेकिन AC में एक नया हीरो आता है, पावर फैक्टर यानी cos phi। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला बनता है VRMS × IRMS × cos phi। ये cos phi क्या बताता है? ये बताता है कि कितनी पावर एक्चुअली काम आ रही है। अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर या सिर्फ कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है और cos 90 0। इसका मतलब एवरेज पावर हो गई 0। और यही है हमारे वॉटलेस करंट की कहानी। करंट है पर काम 0। और ये पूरी पावर गेम को कंट्रोल करता है ट्रांसफॉर्मर। वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, स्टेप 1, प्राइमरी कॉइल में AC आई, उसने बनाया चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टेप 2, ये फ्लक्स आयरन कोर से होता हुआ सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचा। स्टेप 3, इस चेंजिंग फ्लक्स ने सेकेंडरी कॉइल में एक नया वोल्टेज इंड्यूस कर दिया। और स्टेप 4, द मैजिक। अगर सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा हैं तो वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा, और अगर टर्न्स कम है तो वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाएगा। सिंपल। चलो एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। AC डायरेक्शन बदलता है, DC नहीं। रेजिस्टर में V और I साथ साथ इन फेज। इंडक्टर में करंट लेजी है, लैग्स। कैपेसिटर में करंट लीडर है, लीड्स। रिमेंबर सिविल, LCR सर्किट की टोटल ऑपोजिशन इंपीडेंस। जब XL = XC आती है रेजोनेंस और करंट हो जाता है मैक्सिमम। और ट्रांसफॉर्मर्स AC वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। ये पॉइंट्स आते हैं तो चैप्टर आता है। तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, असली अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला याद करने से नहीं, उसके पीछे की कहानी समझने से आती है। जब आप क्यों समझ जाते हो तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। सोचना इसके बारे में कि पावर कंपनीज इतना पैसा क्यों खर्च करती हैं पावर फैक्टर को 1 के करीब रखने के लिए। इसका क्या कनेक्शन है एफिशिएंसी और देश की इकोनॉमी से। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट।